बहुत दूर पहाड़ों के बीच में एक बड़ा प्यारा गांव था जिसका नाम था रायपुर। रायपुर में एक बड़ी सी नदी बहा करती थी। पूरा गांव अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए इसी नदी का पानी इस्तेमाल किया करता था। हालांकि गांव काफी बड़ा था, पर सबकी जरूरत इसी नदी के पानी से पूरी हो जाया करती थी। रायपुर एक साधारण सा गांव था, जहां के लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर थे। आर्थिक रूप से वो कुछ ज्यादा संपन्न नहीं थे। उन्हीं के गांव में एक लालची साहूकार रहा करता था। इस साहूकार का नाम था राजवेंद्र साहूकार। राजवेंद्र साहूकार बहुत ही ज्यादा लालची था और हमेशा गांव वालों को लूटने के नए नए तरीके ढूंढा करता था। राजवेंद्र की गांव में बहुत ज्यादा खेती भी थी, जिससे हुई उपज को वो इकट्ठा करके रख लिया करता था। अब जबकि गांव वालों के खेत काफी छोटे छोटे थे, उससे होने वाली उपज उनके साल भर के लिए इस्तेमाल के लिए काफी नहीं हुआ करती थी। ऐसे में राजवेंद्र उन्हें ऊंचे दामों में ये सारी चीजें बेचा करता था। ये सब कर करके राजवेंद्र दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा अमीर होता जा रहा था। राजवेंद्र से ऊंचे दामों पर सामान खरीद कर करके गांव वाले गरीब होते जा रहे थे। और एक टाइम पर ऐसा समय आया कि राजवेंद्र ने उनके खेत भी अपने कब्जे में कर लिए। अब जबकि गांव वालों के पास उनके गुजारे के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तो वो थक हार के साहूकार के पास गए। साहूकार जी, हमें आपकी मदद की बहुत आवश्यकता है। हाँ बताओ, क्या काम है? कुछ सामान चाहिए क्या? पर साफ साफ सुन लो, जब तक सामान के बदले में कुछ दोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। सारा कुछ तो आपको दे दिया, अब क्या दे दें आपको? देखो, तुम लोग फालतू की बहस मत करो। जब तक मुझे सामान के बदले में कुछ मिलेगा नहीं, मैं कुछ भी नहीं देने वाला। चाहिए तो बोलो, वरना कहीं और जाओ। उसकी बातें सुन करके गांव वाले सोच में पड़ गए। उससे उन्हें इसी बात की उम्मीद थी। वो निराश होकर के वापस जाने लगे। तब साहूकार ने उन्हें पीछे से बुलाया। सुनो, ओ एक उपाय है मेरे पास। अगर तुम लोग मेरे खेतों में काम करने लगो तो मैं तुम लोगों को कुछ ना कुछ दे दिया करूंगा। गांव वालों के पास और कोई रास्ता नहीं था। अब उन्हें उनके खुद के खेतों में ही काम करना पड़ रहा था, जिसके बदले में साहूकार उन्हें बहुत थोड़ा सा सामान दिया करता था। ये साहूकार तो पूरे दिन हमसे खेत में काम करवाता है और बदले में ये बस थोड़ा सा सामान देकर और भगा दिया करता है। हाँ, सही कह रहे हो भाई, पर गलती भी तो हमारी ही है। और इससे सामान लेते लेते इसने हमारे खेत ही अपने कब्जे में कर लिए। अब हम करें भी तो क्या करें? अगर हमारे पास हमारे खुद के खेत ही नहीं है तो हम खेती कहाँ पर करेंगे? हमें इसी के खेत पर मजदूरी करनी पड़ेगी। इन सभी गांव वालों में एक बड़ा समझदार व्यक्ति था। उसका नाम था राजू। राजू बहुत ही मेहनती इंसान था। भाई, बात तुम सही कह रहे हो, पर मैंने नदी के पास कुछ जमीन देखी है। अब क्योंकि वो जमीन बंजर है तो उस पर कोई खेती नहीं करता है। क्यों ना हम उस पर खेती करने का प्रयास करें? अरे तो दिन भर तो हमें साहूकार अपने खेत में मजदूरी कराता है, हम वहां खेती करेंगे तो कब करेंगे? अरे भाई, मैंने उसका भी जुगाड़ कर लिया है। कुछ दिनों में ये साहूकार महीने भर के लिए शहर चला जाएगा। ऐसे में उस समय में हम उस जमीन पर खेती करने में लग जाएंगे। अब ये योजना तुम पूरे गांव वालों को बता दो, क्योंकि अब इस योजना में मुझे पूरे गांव वालों की मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। हमें बस इस साहूकार के कब्जे से छुट्टी दिला दो, बाकी जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। वो गांव वाला पूरे गांव में जाकर के सारे गांव वालों को इस योजना के बारे में बता देता है। अब सारे गांव वाले इस योजना को जान चुके थे। अब सभी गांव वाले साहूकार के शहर जाने का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद साहूकार शहर चला गया। साहूकार के शहर जाते ही गांव वाले इकट्ठे हो गए और नदी की ओर चलने के लिए तैयार हो गए।
हाँ तो भाइयों, और चलो अब नदी के पास वाली जमीन पर खेती करते हैं। और मैंने जो योजना तुम सबको समझाई है, सबको वैसे ही काम करना है। साहूकार के वापस आने के पहले हमारी फसल लग जानी चाहिए। भाई, मजदूरी तो हम कर लेंगे, पर हमें सिंचाई के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? उसके लिए तुम परेशान मत हो, हम सिंचाई का पानी नदी से ले लेंगे। अब पूरे दिन सारे गांव वाले नदी की जमीन पर खेती करने में जुटे रहते हैं। हालांकि बागी के गांव वाले शाम होने पर अपने घर वापस चले जाया करते थे, पर राजू वहीं रह करके खेत की रखवाली किया करता था। एक बार शाम को राजू ऐसे ही खाली बैठा था। राजू खेतों में काम करते हुए सोच रहा था। जब से यहाँ आया हूँ बस खेती किसानी में ही लगा हुआ हूँ। कितनी प्यारी जगह है, लेकिन मैंने कभी घूमकर देखा नहीं। आज थोड़ा समय है तो क्यों ना आसपास घूमकर देखूं कि यहाँ क्या क्या है। राजू ने अपना काम खत्म किया और नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे बड़े बड़े पेड़ खड़े थे जो उसे अपने प्राकृतिक सौंदर्य से मंत्रमुग्ध कर रहे थे। ओ क्या सुंदर पेड़ है, और मुझे तो इनकी छाया में बैठकर कुछ समय बिताना चाहिए, उसने सोचा। जैसे ही वो नदी के किनारे चलता गया, अंधेरा होने लगा। अचानक उसे लगा कि वो रास्ता भटक गया है। अरे ओ ये क्या हुआ, ओ मैं तो सीधा जा रहा था। और राजू ने चौंकते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्का डर था, लेकिन तभी उसे एक उजाला दिखाई दिया। ओ ये उजाला कहाँ से आ रहा है? राजू ने उत्सुकता से कहा और उस दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे महसूस हुआ कि वहां कोई नहीं था। क्या ये कोई भूत का चक्कर है? उसने मन ही मन सोचा। और एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। राजू को साथ ही में डर लग रहा था। उसके आसपास कोई नहीं था और शाम के वक्त ऐसी रोशनी उसे डरा रही थी। वो डर के मारे कांप रहा था, मगर उसने सोचा कि एक बार देखना जरूर चाहिए कि ये रोशनी कैसे आ रही है। नहीं, मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मुझे पता करना चाहिए कि ये उजाला क्यों है, उसने साहस जुटाते हुए कहा। राजू ने अपने कदम बढ़ाए। अगर ये उजाला किसी काम का है तो मुझे इसे देखना चाहिए, शायद इसमें कुछ खास हो। उसने सोचा, पता नहीं इससे उसे कोई फायदा हो जाए। मन में ये विचार आते ही राजू आगे बढ़ा। पास जाकर के उसने देखा कि वहां पर काफी सारे चमकीले पत्थर पड़े हैं। राजू उन चमकीले पत्थरों को देखकर हैरान था। उसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। और ये पत्थर यहाँ कैसे हैं? क्या ये सच में सोने के हैं? उसने मन में सोचा। पल भर के लिए उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। क्या मैं सो रहा हूँ? ऐसा तो हो नहीं सकता। उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, लेकिन तभी उसकी चेतना वापस लौटी। मुझे समझना होगा कि ये सब क्या है, राजू ने खुद से कहा। तभी एक पेड़ के नीचे से एक विशाल नाग बाहर आया। उस नाग से तेज रोशनी निकल रही थी, जो राजू को डराने के लिए काफी थी। ये क्या है? ये तो खतरनाक लग रहा है, राजू कांपते हुए बोला। उसके दिल में भय समा गया। क्या ये मेरा अंत है? राजू डर के मारे भगवान का नाम लेने लगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। उसने आंखें बंद करते हुए कहा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। नाग ने राजू से बात करनी शुरू की। डरो मत राजू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूं। तुम मुझसे बात कर रहे हो? राजू ने हैरानी से पूछा। हाँ, नाग ने कहा। मैं 200 सालों से सोने के खजाने का पहरा दे रहा हूं। अब मेरा समय पूरा हो चुका है। ये खजाना किसी गरीब और भगवान इंसान को मिलना चाहिए।
और वो इंसान तुम हो। राजू की आंखें चमक उठी। क्या सच में ये खजाना मुझे मिला? उसने खुशी से पूछा। हाँ, तुम एक नेक दिल इंसान हो, इसीलिए ये तुम्हारा है। लेकिन याद रखो, अगर तुम इस खजाने का दुरुपयोग करोगे तो ये नष्ट हो जाएगा। नाग ने चेतावनी दी। राजू ने गंभीरता से कहा, मैं वादा करता हूँ नाग देवता, मैं इस खजाने का सही इस्तेमाल करूंगा। ये मेरे गांव के विकास के लिए होगा, ताकि सभी को इसका लाभ मिले। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। नाग ने कहा, तुम्हारी नेक सोच तुम्हारे भाग्य को और भी उज्जवल बनाएगी। नाग ने अपनी आंखें बंद की और रोशनी के एक गोले में समाने लगा। याद रखो, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद नाग देवता, आपकी कृपा से मुझे यह मौका मिला। राजू फिर उस खजाने को इकट्ठा करने लगा। उसने एक बोरी में वो सारे सोने के पत्थर भर दिए और घर लौट गया। उस रात राजू ने सोचा कि वो इस सोने के पत्थरों को किसी जौहरी के पास लेके जाएगा और उसकी कीमत जानने की कोशिश करेगा। दूसरे ही दिन राजू कुछ पत्थर साथ लेके शहर में एक पहचान वाले जौहरी से मिलने गया। जौहरी उन सोने के पत्थरों को देख हैरान था। अरे भाई, तुमको ये पत्थर कहाँ से मिले? ये साधारण पत्थर नहीं है, ये तो बेशकीमती कीमती पत्थर हैं। क्या तुम्हारे पास ऐसे और भी पत्थर हैं? हाँ भाई, ऐसे पत्थर मेरे पास तो बहुत हैं। ठीक है, तुम उन्हें मेरे पास ले आओ। जितने भी पत्थर होंगे मैं खरीद लिया करूंगा। ये कहकर जौहरी ने उसे उन पत्थरों की बहुत अच्छी कीमत दी। पत्थरों की कीमत लेकर के राजू ने पहले शहर की बाजार जाकर के बहुत सारा सामान खरीदा। फिर सारे सामान को लेकर के राजू अपने गांव वापस चला गया। भाइयों, अब हमें उस साहूकार की गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सबकी जरूरत का काफी सामान ले आया हूँ और काफी सामान का मैंने ऑर्डर भी दे दिया है। कुछ दिनों में हमारी जरूरत का सारा सामान गांव में ही आ जाएगा। आगे से जिसकी भी जो कोई जरूरत हो वो मेरे पास आ जाए। अब तुम लोगों को साहूकार के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे राजू भाई, आप तो बहुत अच्छे हो। कोई बात नहीं, मेरी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। साहूकार को वापस आने दो, मैं तुम लोगों के खेत भी वापस दिलवा दूंगा। फिर तुम लोग वापस से अपने खेत में खेती करना। कुछ दिनों में साहूकार भी शहर से वापस आ गया। राजू अपने साथ सारे गांव वालों को लेकर के साहूकार के पास गया। साहूकार जी, हमें हमारे खेत वापस कर दीजिए। अब हम आपके खेत में मजदूरी नहीं करेंगे। हाँ, मत करना मजदूरी। और पहले जितना मुझसे लेकर के गए हो वो तो वापस करो, और तुम्हें तुम्हारे खेत तुरंत वापस कर दूंगा। हाँ, तो आप हिसाब करिए। आपका जितना भी हिसाब हुआ है हम तुरंत आपको देंगे, और हमारे खेत वापस करिए। ये कह करके गांव वालों ने साहूकार का हिसाब चुका करके उससे अपने खेत वापस ले लिए। राजू भाई, अब हमें हमारे खेत वापस मिल चुके हैं, तो जो नदी के पास के जो खेत हैं उन्हें आप ही रखिए। हाँ ठीक है, पर आगे तुम लोगों को कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाना नहीं, मेरे पास आ जाना। राजू भाई, अब ऐसे बुरा ना मानो, तो आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब ये सब तुम लोग जान करके क्या करोगे? बस तुम लोग अच्छे से रहो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताओ। गांव वालों ने भी उस पर ज्यादा जोर नहीं डाला और वो अपने अपने घर चले गए। उस दिन के बाद गांव में खुशहाली लौट आई।